Good morning, students. I welcome you to the Unit 3 of Soil and Water Conservation Engineering. Here is the content of Unit 3. First topic is biological methods of soil erosion control. Second is grassland management. Third is forest management. Next is soil quality management, drainage work, reclamation of salt affected soil, water conservation of relation, water storage in ponds, lake, reservoir and aquifer, groundwater recharge through well and check dams and storage work. ये सारा कंटेंट है जो कि हमको स्टेप बाय स्टेप यूनिट 3 में पढ़ना है सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की। तो वन बाई वन हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल। तो इसमें पहला जो टॉपिक है, मतलब हम लोग ये जो यूनिट 2 में यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो भी इरोजन कंट्रोल के मेथड थे रिलेटेड टू वेजिटेशन, उसी को हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल। तो उसमें कंटूर फार्मिंग है। कंटूर फार्मिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो है स्लोप के अक्रॉस जब हम बनाते हैं, कंटूर के डायरेक्शन में जब हम क्रॉपिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी इरोजन कंट्रोल होता है, जिसको यूनिट 2 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो कंटूर फार्मिंग भी बायोलॉजिकल मेथड है सॉइल इरोजन कंट्रोल का, इसीलिए यहाँ पे हमने डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि यूनिट 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको देखा। नेक्स्ट इज टेरेसिंग। ये भी यूनिट 2 का ही पार्ट है, जिसमें हम किसी हिल के अलॉन्ग टेरेस बना देते हैं कटिंग करके, ताकि जो है किसी भी टाइप की क्रॉप को भी ग्रो किया जा सके, साथ में जो इरोजन हो रहा है उसको रोका जा सके, और ताकि जो रन ऑफ वाटर है उसका जो स्पीड है वो भी रिड्यूस हो जाए और रिटेन कर पाए वो थोड़े टाइम के लिए। फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग हमने देखा था, जिसमें हम क्रॉप को एक लेयर बाय लेयर के फॉर्म में, स्ट्रिप्स के फॉर्म में लगा रहे थे। ये भी यूनिट 2 का पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे डिटेल में इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। विंड ब्रेक्स हम यूज़ कर रहे थे इरोजन कंट्रोल के लिए, जिसमें हम वेजिटेशन लगा रहे थे जिस भी एरिया को हमको विंड से प्रोटेक्ट करना था, यानी विंड इरोजन जहाँ भी हो रहा था, तो वहाँ हमने विंड ब्रेक का यूज़ किया था। इसको भी हम लोग यूनिट 2 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। कवर क्रॉप्स की बात करें तो जो भी पर्टिकुलर एरिया है जिसको आप पूरे ओवरऑल एरिया में क्रॉप लगा देते हैं, तो उसको हम कवर क्रॉप कहते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी क्रॉप चूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, जब आपके लैंड खाली पड़े हैं और जब इरोजन हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कवर क्रॉप लगा सकते हैं, जब तक कि आप कोई किसी क्रॉप को ग्रो नहीं कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर रीज़न। बफर स्ट्रिप, ये भी स्ट्रिप क्रॉपिंग का ही पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी रिवर का जो साइड वाला एरिया है, तो क्या होता है वहाँ इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वहाँ पे आपने क्या किया है कि ऐसे जोन में उसके आसपास के एरिया में जब वेजिटेशन लगाया है, तो जो भी इरोजन होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग प्रोसेस भी यूनिट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें क्रॉप का जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है, कई बार क्या होता है कि क्रॉप को ऊपर से कट कर लिया जाता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको जला दिया जाता है, लेकिन मल्चिंग में हम उसको जलाते नहीं हैं, उसको हम लोग मिक्स कर देते हैं सॉइल के साथ, ताकि वो एक ऑर्गेनिक की तरीके से काम करे और अच्छा रिज़ल्ट दे सके, और इरोजन भी कंट्रोल होता है जिसकी वजह से। नेक्स्ट इज़ ग्रास वाटरवेज। जितने भी वाटरवेज हैं, लाइक गली इरोजन हो गया है या कोई और वाटरवे है, अगर आपने पूरे तरीके से उसके आसपास और उसके सरफेस पे ग्रास आ गए हैं या आपने अलग से लगा दिया है, तो उसकी वजह से भी बहुत इरोजन कंट्रोल हो जाता है। सॉइल कंजर्वेशन फार्मिंग, बहुत सारे मेथड हैं। जैसे फार्मिंग ऑपरेशन आप करते हैं तो क्या करते हैं, टिलेज ऑपरेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, बार बार आपने टिलेज किया तो क्या होता है कि रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डीप टिलेज कर दिया, तो जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गया। तो इस तरीके से आप एक मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आप टिलेज ना करें या टिलेज कम से कम करें, जिसकी वजह से जो इरोजन वाला प्रोसेस है वो कम हो सके। तो डिपेंड्स ऑन सॉइल और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, तो इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स आप चॉइस कर सकते हैं, जहाँ पे आप कौन कौन से ट्रीज़ लगाने हैं, क्या क्या चीज़ें लगानी हैं, जिससे हमें बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं।
तो ये वाला पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है यहाँ पे। सेकेंड टॉपिक इज़ ग्रास लैंड मैनेजमेंट। ग्रास लैंड मैनेजमेंट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू व्हेन वी टॉक अबाउट किसी पर्टिकुलर जानवर के या जैसे गाय भैंस या जिनको भी हम किसी पर्पस के लिए पालते हैं, तो उनको किसी पर्टिकुलर फीडिंग की ज़रूरत होती है। जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, हम लोग क्या करते हैं कि इनका किसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गाय का दूध के लिए यूज़ करते हैं और सबका एक अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। तो उनका यूटिलाइजेशन करने के लिए भी हमको क्या करना होता है कि इनकी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है। मोस्टली यहाँ पे हम जब ग्रासलैंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उनके फीडिंग से रिलेटेड बात हो रही कि ओवर ग्रेजिंग वगैरह को रोकने के लिए। तो हम करते क्या हैं कि जो भी तो कोई ऐसा एरिया जहाँ पे हम इनकी फीडिंग के लिए, कोई एरिया है जहाँ पे आपने कुछ क्रॉप्स लगा रखे हैं किसी पर्पस के लिए, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको कैसे मैनेज करना होता है, उसी से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वीड कंट्रोल, यानी मतलब जैसे आप कोई ग्रास लैंड है, मान लीजिए कि गाय भैंस के चरने के लिए आपने कोई पर्टिकुलर एरिया बनाया है और वहाँ पे एक फालतू के कुछ ऐसे प्लांट जो कि अनयूज्ड है, जो कि बहुत सारा एरिया कवर कर रहे हैं, जो कि हार्मफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए तो बर्निंग कैसे करनी है, कब ग्रास लैंड को बंद करना है, कब दोबारा से जर्मिनेट करना है, इसको रीसीडिंग कहते हैं। सॉइल मॉइस्चर रिटेन वहाँ पे कैसे कराना है, और ग्रेजिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में ग्रासलैंड मैनेजमेंट में आती है। तो पहला है वीड कंट्रोल। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अनयूज़फुल होते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि कई बार होता है कि न्यूट्रिएंट भी दूसरे प्लांट्स के एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हमको हटाना होता है, तो उसको हम वीड कंट्रोल कहते हैं। तो उसको हम मैनुअल कटिंग के थ्रू, या तो आप हाथ से उसको उखाड़ दें, या तो आप उसको कट करें, या तो आप क्या करें कि पूरी तरीके से डिगिंग करें या बर्निंग करें, ये सारे मेथड से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बर्निंग वगैरह ऑपरेशन तब किया जाता है जब ये क्वांटिटी में एक तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब, और दूसरी चीज़ कि ड्राई स्टेट में पहुंच जाते हैं तब बर्निंग हम करते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी कम है तो मतलब अब तो सुटेबिलिटी के हिसाब से आपको कौन सा मेथड चूज़ करना है इनको हटाने का, उस हिसाब से कम क्वांटिटी में है तो आप डायरेक्ट डिगिंग वगैरह करके उसको निकाल सकते हैं। जिस क्वांटिटी में है उस हिसाब से आप मेथड चूज़ कर सकते हैं। इनक्लोजर ऑफ ग्रास लैंड की बात करें तो ग्रास लैंड को हम बंद करते हैं कुछ टाइम के लिए। ओवर ग्रेजिंग हो गई या कोई पर्टिकुलर आपने प्लांट लगाया है, उसको भी ग्रोथ रीजर्मिनेट होने के लिए टाइम चाहिए, और एक प्रॉपर मतलब किसी भी सॉइल की क्वालिटी मेंटेन हो सके उसके लिए हमको क्या करना होता है कि कुछ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर ग्रास लैंड को हम क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही उसकी जो टाइम पीरियड होता है ख़त्म हो जाता है तो फिर से उसको ओपन कर देते हैं। रीसीडिंग की अगर हम बात करें तो रीसीडिंग में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप या चारा जो हमने लगाया हुआ है किसी जानवर के लिए, तो वो अगर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है तो दोबारा से रीसीडिंग करना और उनके सीड्स को कलेक्ट करके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना, वही सारी प्रोसेस रीसीडिंग में आता है, जिसके लिए पूरा सरफेस तैयार किया जाता है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे फार्मिंग का प्रोसेस होता है वो पूरा फार्मिंग का प्रोसेस किया जाता है। जिस पर्टिकुलर एरिया में हमको ग्रास लैंड बनाना है उसमें भी जाहिर सी बात है कि कोई भी क्रॉप है तो उसको एक प्रॉपर सॉइल चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी की सॉइल चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए, ओवर वाटर नहीं चाहिए, अंडर वाटर नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर पाने के लिए ज़्यादा पानी ना हो जाए, कम पानी ना हो जाए, इरोजन ना हो जाए, तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वही सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेजिंग मैनेजमेंट की जब किसी पर्टिकुलर एरिया में हम मतलब किसी पर्टिकुलर एनिमल को फीड कराने के लिए भेज रहे हैं और ग्रेजिंग हो रही है,
तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, यानी ऐसा तो नहीं है कि हम एक एरिया में लगातार उसको ग्रेजिंग के लिए भेज दें, तो क्या होगा, एक टाइम बाद तो सारा जितना भी प्लांट है ख़त्म हो जाएगा, फिर आप उनको कहाँ भेजेंगे। तो बहुत सारे मेथड हैं जिसकी तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं उनकी ग्रेजिंग को। जैसे रोटेशनल ग्रेजिंग, तो एक तो होता है कंटिन्यूअस ग्रेजिंग। कंटिन्यूअस ग्रेजिंग में एक पर्टिकुलर खूब बड़ा सा फील्ड होता है जिसमें ओपन छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, गाय भैंस जो भी हमने पाल रखे होते किसी पर्पज़ के लिए, और लगातार वो चढ़ते रहते हैं। तो इसमें लॉस क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो मैनेज हो पाते हैं क्रॉप, वो नहीं हो पाते हैं। कभी कुछ ज़्यादा किसी ने किसी पर्टिकुलर एरिया में ओवर ग्रेजिंग हो गई, किसी में हुई नहीं, तो ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, रोटेशनल फॉर्म में किसी पर्टिकुलर एरिया को चैम्बर वाइज डिवाइड कर दिया। तो पहले एक चैम्बर में अलाउ किया, फिर उसके बाद उस चैम्बर को बंद कर दिया, फिर दूसरे में अलाउ किया, उसको बंद कर दिया, फिर तीसरे में अलाउ किया। तो इस वजह से होता क्या है कि जो इनिशियल में मान लो कि आपने ओवर ग्रेजिंग एक जगह हो गई है या ग्रेजिंग हो गई है पूरी तरीके से, अब दोबारा से नई घास उगने का वक्त मिल जाता है और तब तक ये रोटेशन में चलता रहता है। तो जब ये पहले वाले में आते हैं तब तक वो जो पुरानी घास जो उन्होंने चर ली होती है वो बड़ी हो जाती है, तो ये फ़ायदा मिलता है। इंटेंसिव रोटेशनल ग्रेजिंग में क्या होता है कि और ज़्यादा चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया तो टाइम और ज़्यादा मिल जाता है, जिससे और अच्छी ग्रोथ हो पाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और ये रोटेट करते रहते हैं अलग अलग जगह पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी जो ग्रास दोबारा से उगने वाला जो प्रोसेस है वो भी हो जाता है, इनको टाइम टाइम पे फूड भी मिल जाता है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट बना रहता है। इस वजह से हम रोटेशनल ग्रेजिंग करते हैं। कंट्रोल कंटिन्यूअस ग्रेजिंग, कंट्रोल्ड वे में जैसे कंटिन्यूअस ग्रेजिंग है तो आप ही जाके उसको कंट्रोल कर रहे हो, लगातार ग्रेज करा रहे हो, मगर उस पर्टिकुलर एरिया में आप देख भी ले रहे हो कि कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। डिफ़र्ड ग्रेजिंग की बात करें तो इस डिफ़र्ड इज़ रिलेटेड टू डिलेइंग इन ग्रेजिंग। किसी पर्टिकुलर एरिया को या तो बंद कर देना या तो कुछ टाइम के लिए वहाँ अलाउ ना करना इज़ रिलेटेड टू डिफ़र्ड ग्रेजिंग। कंपार्टमेंट को क्लोज़ कर दिया जाता है ताकि आगे उस कंपार्टमेंट में ना आ पाएँ, ताकि ये दोबारा से अच्छे से ग्रोथ हो पाए। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे जब कोई घास होती है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जब इनिशियल स्टेज होती है उसकी, मतलब हरा भरा जब रहता है, फिर बहुत टाइम तक अगर वो ग्रास वहाँ पे है तो ये भी एक चीज़ हो जाती है कि वो टेस्टी भी नहीं रह जाती, न्यूट्रिएंट्स भी उसमें उतना नहीं रह पाते, तो उस पर्टिकुलर एरिया में भी उस पर्टिकुलर टाइम में इसको बंद कर दिया जाता है। तो डिफर्ड ग्रेजिंग इज़ रिलेटेड टू दैट। तो कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है कि जो जितने भी हमारे कैटल्स हैं उन कैटल्स को हमको मैनेज कराना है, ग्रेजिंग भी करा देनी है उनकी, और इस तरीके से मैनेज कराना है कि हमारे प्लांट्स भी रिमेन रहें और रीसीडिंग हो पाए, सारा कुछ प्रोसेस हो पाए। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। रोटेशनल ग्रेजिंग का ही पार्ट है कैसे कैसे एक पर्टिकुलर चैनल को ओपन किया, फिर उसके बाद दूसरे में भेजा, फिर तीसरे में भेजा, फिर चौथे में भेजा, इस तरीके से। डिफर्ड रोटेशनल ग्रेजिंग में भी है कि एक पर्टिकुलर एरिया को बंद करना होता है और बाकी कुछ एरिया को ओपन करना होता है, रोटेट कराना होता है, एक को कम्प्लीटली बंद कर देना होता है, फिर उसके बाद दूसरा, ऐसे कंटिन्यूअस रोटेशनल भी होती जाती है और चेंज भी होती जाती है। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि फॉरेस्ट रिलेटेड जितने भी टर्म आ जाते हैं, चाहे वो किसी जानवर, जो वहाँ पे जितने भी जानवर हैं उनको एक प्रॉपर वे में बैलेंस फॉर्म में रखना हो, जो प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं इकोसिस्टम बनाने के लिए उनको प्रॉपर वे में, सारे बर्ड्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें एक फॉरेस्ट में होती हैं सबको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, और जितनी भी प्रॉब्लम्स एसोसिएट होती हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड उसको मैनेज करना फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। इसमें आ जाता है फॉरेस्ट प्लानिंग। तो इसमें है फॉरेस्ट प्लानिंग। फॉरेस्ट प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हेन सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ फॉर फॉरेस्ट यूज़ एंड कंजर्वेशन। तो इसमें हमें क्या है, जो भी मतलब एक उसकी इकोलॉजी को मेंटेन करना हो, सोशल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक फैक्टर हो, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से फॉरेस्ट को मैनेज करें
कि हमारे हर तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें, साथ साथ में फॉरेस्ट में भी डिस्टर्बेंस ना हो। इसमें पहला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में हम क्या करते हैं कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज़ की स्पीसीज़ हैं उसको यूज़ करना, ताकि जो है हमें एक प्रॉपर फॉरेस्ट का थीम मिल सके। उसके बाद आता है टिम्बर हार्वेस्टिंग। टिम्बर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि प्लान करते हैं कि हमको जैसे हम बहुत सारे पर्पस के लिए लकड़ी का यूज़ तो करते ही हैं, और हमको ऐसा भी नहीं है कि उसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि पर्पस के लिए तो यूज़ करना ही है। तो हम इस तरीके से मैनेज करें कि हम ट्रीज़ को कट भी कर दें और साथ साथ में नए ट्रीज़ भी उगा दें। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे पर्टिकुलर एरिया में हमने क्या किया कि पर्टिकुलर एरिया में से कुछ ट्रीज़ को अल्टरनेट ट्रीज़ को मान लीजिए कट कर दिया, उसके बाद अपने यूज़ के लिए ले लिया, फिर उसकी जगह पे हमने दूसरे प्लांट लगा दिए। अब दूसरे प्लांट लगा दिए, वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद दूसरी लेयर को कट किया, तीसरी लेयर को कट किया। तो ऐसे ऐसे करते करते तक जब हम आखिरी लेयर तक पहुँचेंगे तब तक पहला जो हमने उगाया था वो बढ़ के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्लान किया जाता है कि हमको कभी भी ऐसा ना हो कि प्लांट की कमी पड़ जाए। तो हम मैनेज्ड वे में काम करते हैं टिम्बर हार्वेस्टिंग के केस में। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसमें जितने भी टाइप के जानवर हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि टाइगर ख़त्म हो रहे हैं, तो हमने क्या किया कि उनको मंगा लिया बैलेंस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम हर एक स्पीसीज़ को एक बैलेंस फॉर्म में रख पाएँ। उसके लिए हमें जो भी स्टेप उठाने होते हैं वो हम करते हैं। फायर मैनेजमेंट, कई बार फॉरेस्ट फायर आ जाती हैं, बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया लॉस हो जाता है। तो ऐसे में कैसे मैनेज करें, पहली बात कि आइडेंटिफाई करें सोर्सेस, कैसे पता चलता है, उसके बाद उसको कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में करना। एक बार फायर हो गई है तो प्री क्राइसिस फेजेस होते हैं कि प्रिकॉशन वे में क्या क्या कर सकते हैं। क्राइसिस फेज़ होती है जब वो हो गया है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कहाँ बढ़ रही है, कहाँ कैसे हो रहा है, कैसे मैनेज किया जाए। अब होने के बाद पोस्ट क्राइसिस फेजेस, जब डैमेज हो गया है तो कितना डैमेज हो गया है, उसको कैसे कंट्रोल, मतलब दोबारा से कैसे रीजनरेट कर सकते हैं। तो फायर मैनेजमेंट किया जाता है। इरोज़न एंड वाटर शेड प्रोटेक्शन, तो जो भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया है उसको इरोज़न से भी बचाना है, उसमें प्रॉपर वाटर बैलेंस मेंटेन रहे, उसका भी हमें ध्यान देना होता है। तो ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। रिफॉरेस्टेशन एंड रीस्टोरेशन, जब भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है किसी पर्टिकुलर रीज़न से, तो दोबारा से हमको उसको रिस्टोर करना होता है, दोबारा से जनरेट कराना होता है, जिसके लिए हम एफर्ट करते हैं। उसको रिफॉरेस्टेशन, रिस्टोरेशन कैसे कहते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम से वाटर नहीं मिल पाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारी स्पीसीज़ में डिसबैलेंस हो जाता है। कोई स्पीसीज़ जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंसेक्ट्स वगैरह, और टेम्परेचर कम है तो एक पर्टिकुलर चीज़ है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, उसको भी बैलेंस करना होता है। इन्वेजिव स्पीसीज़ कंट्रोल, पता चला जो हार्मफुल स्पीसीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं और जो सही स्पीसीज़ हैं वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो इकोसिस्टम बैलेंस रखने के लिए हर एक चीज़ की अपनी एक क्वांटिटी होती है, वो उस हिसाब से होनी चाहिए। किसी एक की बहुत ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए, किसी एक की बहुत कम नहीं हो जानी चाहिए। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी काम चलते रहते हैं। तो रिसर्च का काम, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको मॉनिटर भी करते रहना, देखते रहना क्या और नए मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना। स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, जो भी आसपास के ग्रुप्स हैं, जो भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी हेल्प ली जा सकती है इनको बैलेंस करने में। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट। सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट में जैसे कि आपको ये पता है कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में एक कोई पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो होती है।
और क्रॉप रोटेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि एक क्रॉप होती है कि एक किसी न्यूट्रिएंट को लेती है और किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को अपने सॉइल में ट्रांसफ़र करती है। उसी तरीके से दूसरी क्रॉप अगर आप उसके अपोजिट लगाते हैं तो वो उस न्यूट्रिएंट को जो ट्रांसफ़र हुआ होता है उसको एब्जॉर्ब करके दूसरा न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करती है। तो कहीं ना कहीं हर एक क्रॉप के लिए अपना एक न्यूट्रिएंट की क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो क्रॉप उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाती हैं और जो हेल्थ न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म जो भी ज़रूरी है क्रॉप के लिए सब ज़रूरी होने चाहिए उसमें। तो उसको मैनेज करना होता है। पहली चीज़ कि उसको आइडेंटिफाई करना, दूसरी चीज़ उसको मैनेज करना, यही दोनों पार्ट हैं सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो पहले हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को मेज़र कर लेते हैं। जैसे टेक्सचर है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसको आपने उठाया, टच किया, कैसा टेक्सचर है, सही सॉइल है कि नहीं सॉइल है। पीएच लेवल उसका कितना है देख लिया कि अच्छी सॉइल के लिए जैसे 6 से 7 के बीच में पीएच होना चाहिए, तो वो सही है कि नहीं है। न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सारे सही तरीके से सही मात्रा में हैं या नहीं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें हैं या नहीं। ऑर्गेनिक मैटर हैं या नहीं जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा आयंस जो हैं वो हैं कि नहीं हैं, और किस आयन से बेनिफिट हो रहा है, किस आयन से हार्मफुल हो रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉइल कंटेंट कितना ज़्यादा है, सॉल्ट कंटेंट कितना ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं सॉइल की, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं देखा तो हमारा प्लांट उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये यील्ड जो हम कहते हैं, जो एफिशिएंसी मिलती है वो उतनी नहीं मिल पाएगी हमको, या जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैनेजमेंट करने के लिए और हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें ये जो है टेम्परेचर, मॉइस्चर, इंसेक्ट्स हैं कि नहीं, पीएच लेवल कितना है, फर्टिलाइज़र वगैरह की क्वांटिटी क्या है, प्लांट में जो इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों को हमको नोटिस करना होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो पानी जो प्लांट है वो अपटेक ही नहीं कर पाएंगे, पानी को ले ही नहीं पाएंगे, तो वो यूटिलाइज़ कर पाएँ अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो इस वजह से भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बल्क डेंसिटी की बात है, कंप्रेस नहीं होना चाहिए। और अलग अलग टाइप की माइक्रोब्स हैं, इरोज़न नहीं होना चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो कि सॉइल की क्वालिटी को और आपके प्लांट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें हमको चेक करनी होती हैं। मोस्टली जो सॉइल क्वालिटी होती है 3 तरीके से चेक की जाती है। फिज़िकल क्वालिटी जो कि उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, केमिकल जो कि न्यूट्रिएंट से रिलेटेड होती है, बायोलॉजिकल की बात करें जो कि ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती हैं। तो ये सारे चीज़ों को चेक किया जाता है। सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट में अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमने देखा कि क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें चेक करी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो एक बार आपने चेक कर लिया क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिसबैलेंस है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा दे, अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो ऑर्गेनिक मैटर हमने क्या किया कि अब सॉइल में मिक्स कर दिया, जैसे प्लांट के रेसिड्यू ही मिक्स कर दिए या खाद मिक्स कर दी, तो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर हम उसमें मिक्स कर देते हैं। मैनेज पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह इसमें आ गए हैं तो उसको हम मैनेज करते हैं, जिसमें हमें कुछ केमिकल्स लगाने पड़ते हैं जिसको हटाने के लिए। सॉइल कंपैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि कंपैक्ट सॉइल में क्या होता है कि मॉइस्चर उतना स्टोर नहीं हो पाता है, और एयर भी चाहिए होती है हमको जब हमको अच्छे से प्लांट की ग्रोथ करनी है, तो कंपैक्शन को रोकना होता है। डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग सिस्टम में अलग अलग टाइप के क्रॉप लगाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स मैनेज हो सकें, और सॉइल टेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं। और बाकी न्यूट्रिएंट कौन कौन से यूज़ करने हैं, क्रॉप रोटेशन प्रोसेस है, कंजर्वेशन टिलेज है, जो कि पहले हम लोगों ने मेथड देख भी चुका है कि नो टिलेज ऑपरेशन है या हम प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं, मल्चिंग ऑपरेशन है। केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करें, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाद में उसके ऑर्गेनिज्म पे असर पड़ता है, वाटर पे भी असर पड़ता है। वाटर मैनेजमेंट है, जिसमें कि हम कितना पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं दे देना है कि वाटर लॉगिंग हो जाए, कम भी नहीं देना है।
सॉइल अमेंडमेंट, जिसमें सॉइल में चेंजेस करने हैं, जिसमें आपने क्या किया कि कोई सॉइल है, आप में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम है, आपने ऊपर से मिक्स कर दिए, तो सॉइल अमेंडमेंट हो गया। और उसको अलग अलग तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हैं। सॉइल कंपैक्शन को मैनेज कर सकते हैं, इरोजन को कंट्रोल करने के लिए विंड ब्रेक्स लगा सकते हैं। ये सब पॉइंट्स भी छोटे छोटे लेवल पे इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा लोगों को अवेयर कराना, एजुकेशन एंड आउटरीच, ताकि वो खुद अपने पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानकारी रख पाएँ कि हमको, हाँ कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे बहुत ओवर वाटरिंग कर दिए, तो जिसकी वजह से जो होने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आइडिया लग जाए, तो हर तरीके से मैनेज हो पाए, इस तरीके से अवेयरनेस भी ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का जो टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड टू, मोस्टली हम लोग जो बात करेंगे एग्रीकल्चरल ड्रेनेज की। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि पानी को एग्जिट कराना या पानी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास कराना, जिस भी पर्पस के लिए है। जैसे आपने खेत में पानी यूटिलाइज किया और उसके बाद आपको उसको एक्सेस वाटर को कहीं पास कराना है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, या ऐसे भी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रॉपर तरीके से हो पाए। जैसे आपको कैनाल से, नहरों से पानी लेना है, तो उसके लिए आपने एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया, और उसके बाद जब एक्सेस वाटर जो आपने यूटिलाइज़ करने के बाद बचा, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको कैसे रिमूव करना है, उसका मेथड बनाया। तो ये ड्रेनेज का टर्म है। ड्रेनेज की चीज़ें दो तरीके से हैं, सरफेस और सब सरफेस। सरफेस ड्रेनेज में हम क्या करते हैं कि सरफेस पे ही आपको साइड साइड में खेतों के आसपास नालियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें पानी बहता रहता है। तो जब हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं उनमें से पानी, तो एक्सेस वाटर को हम उसी नालियों के थ्रू बाहर भेज देते हैं, जहाँ भी हमको भेजना होता है। तो सरफेस पे जो नालियाँ बनाई जाती हैं पानी को बाहर निकालने के लिए, इसको हम बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। जैसे पहाड़ों पे अलग तरीके से बनाई जाएंगी, प्लेन एरिया है तो वहाँ पे अलग तरीके से बनाई जाएंगी। पानी के मूवमेंट के लिए ढाल ज़रूरी है, तो ढाल के अलोंग बनाई जाएंगी। सब सरफेस ड्रेनेज की बात करें तो हमेशा हम जो हमारे घर के आसपास की नालियाँ हैं, तो कई नालियाँ तो आपको घर के साइड साइड में ओपनली दिख जाएंगी, तो उनको आप एक तरीके से समझिए कि ओपन ड्रेनेज है। बहुत सारी नालियाँ जो है पाइप के सिस्टम के थ्रू ज़मीन के अंदर से जाती हैं, जो कि हमें नहीं दिखाई देती, पर वो वहाँ पे होती हैं, लेकिन आइडिया होगा आपको उसका। उसी को हम बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज, क्योंकि हमने अंडरग्राउंड पाइप, चैनल या कुछ बना रखे हैं जिसके थ्रू एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं, तो वो सब सरफेस ड्रेनेज का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ज़मीन के अंदर दो पाइप आपको दिखाई दे रही हैं, तो कैसे ज़मीन के अंदर से पानी को हम निकाल सकते हैं, एक्सेस वाटर को। क्योंकि एक्सेस वाटर क्या होता है, प्लांट की रूट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट हमारे उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। तो हमको एक प्रॉपर मॉइस्चर ही चाहिए होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए हम ये काम करते हैं। ड्रेनेज की ज़रूरत क्यों है? ड्रेनेज की ज़रूरत इसलिए है कि जब भी बारिश होगी तो जो आपके सरफेस पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाएगी। मान लीजिए अभी आपने खेतों में सिंचाई करी है, अगले दिन बारिश हो गई, तो क्या हो गया, ज़्यादा पानी हो गया। अब ज़्यादा पानी हो गया तो जाहिर सी बात है कि प्लांट तो आपके बेकार हो जाएंगे। उसको निकालने के लिए हम लोग ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यानी मूवमेंट ऑफ वाटर को बढ़ाता है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और ये पर्टिकुलर फील्ड बना हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि फील्ड को इस तरीके से स्लोप में डिवाइड किया जाता है कि जो भी एक्सेस वाटर हो वो रिमूव होके ड्रेन के थ्रू निकल जाए। सरफेस ड्रेनेज चैनल के लिए एक मैनिंग्स इक्वेशन है, जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि कितना डिस्चार्ज हुआ और उसके लिए कितनी बड़ी ड्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम मैनिंग्स इक्वेशन है जो कि Q = KAR की पावर 2/3 S की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई N। तो Q है डिस्चार्ज है, यानी किस रेट से पानी आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, हाइड्रोलिक रेडियस A/P, और उसके बाद स्लोप, सरफेस रफनेस, ये सारी चीज़ें पता होंगी तो चैनल हम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आता है सरफेस डिच अरेंजमेंट, जिसमें हम देखते हैं रैंडम डिच और पैरेलल डिच। अब जैसे मान लो कि सरफेस पे ही आपको चैनल बनाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अभी तो आपने खेत के किनारे किनारे बनाया,
ठीक है, एक पैरेलल स्ट्रिप के फॉर्म में बना दिया आपने नालियाँ। अब नालियाँ बनानी है आपको, आप किसी भी तरीके से नालियों को बना सकते हैं रैंडम फॉर्म में। जैसे पहला है, एक मेन नाली है और एक मेन नाली से जुड़े हुए छोटे छोटे से ब्रांचेज हैं जो आपके खेत से कनेक्ट हैं। तो सारे खेतों का पानी एक तरीके से आके एक मेन नाली में जाता है और एक मेन नाली के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से रैंडम फॉर्म में बना हुआ है। दूसरा पैरेलल फॉर्म में बना हुआ है, सारी नाली पैरेलल बनाई गई है और उसको एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया है और जिसको बाद में मेन चैनल से जोड़ दिया गया है। सरफेस ड्रेनेज के लिए क्या होता है कि ज़मीन के अंदर आपको ड्रेनेज करना है, यानी जो, और ये किया क्यों जाता है, पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो वाटर का लेवल होता है, अगर ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गई है या पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाटर टेबल ऊपर आ गई है, किसी भी पर्पज़ की वजह से जो नीचे का पानी है वो बहुत ऊपर तक आ गया है, तो हमको ड्रेनेज प्रोवाइड करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ओपन डिचेस भी कर सकते हैं। ओपन डिचेस में क्या किया कि बहुत गहरी नालियाँ खोदनी पड़ती हैं, जिसके थ्रू जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालना पड़ता है ज़मीन के अंदर से। या हम सब सरफेस डिचेस जो हैं जिसमें हम पाइप सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है, जिसमें हम ज़मीन के अंदर ही पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। तो जितना भी पानी होता है पहले पाइप में छेद कर देते हैं और ये पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। तो जितना भी एक्सेस वाटर होता है इस छेद के थ्रू पाइप में चला जाता है और पाइप से वो डिस्चार्ज होकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो अलग अलग तरह की नालियाँ अलग अलग मटेरियल की बनाई जाती हैं। बरीड का मतलब ज़मीन के अंदर बनाई जाएंगी, तो आप नॉर्मल पाइप का यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट पाइप का यूज़ कर सकते हैं, किसी आयरन की पाइप, स्टील पाइप, जिस भी तरह की सूटेबिलिटी है आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सब सरफेस ड्रेन्स, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे बनाना है। अब ज़मीन के अंदर भी आपको पाइप सिस्टम बनाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी बना देंगे। तो एक जो पर्टिकुलर मेथड है, जैसे कि एक मेन लाइन है, मेन लाइन से निकली हुई ब्रांच है, तो जैसे कहते हैं ना कि एक मेन पॉइंट होता है जहाँ पे सारा पानी आके इकट्ठा होता है और वो पानी जहाँ जहाँ से भी आ रहा होता है उसके लिए सब चैनल्स होते हैं। तो उसी तरीके से एक मेन लाइन है, उसमें लेटरल्स हैं और लेटरल आपके फील्ड से कनेक्टेड है, तो फील्ड के थ्रू सारा पानी आके एक मेन लाइन में आ रहा है। डबल मेन लाइन भी बना सकते हैं, यानी कि एक लाइन के लेफ़्ट में भी चैनल्स हैं, राइट में भी चैनल्स हैं और एक मेन लाइन है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बीच में पानी बह रहा है और एक साइड के इस खेत का भी सारा पानी उसमें आ रहा है, बगल वाले खेत का भी दोनों साइड के दोनों खेत का पानी उसमें आ रहा है और उसके बाद उससे डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो डबल मेन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। और भी अलग अलग तरीके, हैरिंग बॉन्ड स्ट्रक्चर है जिसमें थोड़ा सा तिरछा तिरछा करके पाइप्स बनाए जाते हैं, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर टेबल डिक्रीज़ करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं, ये देखिए लाइंस जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे अरेंजमेंट हैं जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर खेत को एक मेन पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है या मेन ड्रेनेज चैनल बनाया है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है और सारा पानी एक जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ भी यूटिलाइजेबल हो। तो जितने भी अंडरग्राउंड नालियाँ होती हैं, चाहे आपके घर के आसपास की हों चाहे खेतों की हों, सबका एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम यूज़ होता है। वो कॉस्ट बेसिस पे या गवर्नमेंट डिसाइड करे या आप डिसाइड करें, जिस बेसिस पे भी डिसाइड हो वो अपने आप उस तरीके से बनाया जाता है। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर ये उतना सिलेबस में इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि पानी आपको फ्लो कराना है और बीच में कोई स्ट्रक्चर दूसरा आ रहा है, तो दोनों को कैसे आप मैनेज करेंगे। तो जैसे क्या होता है कि रोड की ही बात करें कि एक रोड है और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे डायरेक्शन में दूसरी रोड है। अब दोनों रोड को पास कराना है। कई बार क्या होता है, हमने चौराहा बना दिया तो उस तरीके से पास करा दिया, कभी ओवर ब्रिज बना दिया, ठीक है, कभी अंडर पास बना दिया। तो उसी तरीके से क्रॉस ड्रेनेज बनाए जाते हैं जिसमें ज़मीन के अंदर से पानी फ्लो हो रहा होता है और ऊपर से रोड सिस्टम बना देते हैं, काइंड ऑफ ब्रिज की तरीके से। तो अलग अलग टाइप के क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। तो ये इतना सिलेबस में इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने बस जस्ट इंट्रोडक्शन फॉर्म में ही इसको रखा हुआ है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, जिसमें
ऊपर रोड जा रही होती है, नीचे से वाटर मूव कराते हैं। अब सॉइल सॉल्ट से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हम सैलिनिटी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी सॉइल है, हमको ये देखना है कि कहीं वो सैलाइन तो नहीं है, यानी NaCl या सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो सैलाइन सॉइल को मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सैलाइन, सोडिक और सैलाइन सोडिक। तो एक तो हो जाता है कि इसमें सॉल्ट कितने अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ को सैलाइन सॉइल कहते हैं, सो टेबल सॉल्ट जैसे NaCl की बात की जा रही है। दूसरा होता है कि कंडक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे कि सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि कंडक्टिव प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। सोडिक सॉइल की बात करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ओवरऑल सैलिनिटी उसकी कितनी है, और हाँ, जिसकी वजह से कंडक्शन प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं, मेनली रिलेटेड टू आयन। जब दोनों चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में होती हैं, इसको सैलिनिटी सोडिडिटी मिक्स करके कहते हैं और सैलाइन सोडिक सॉइल कहते हैं। उसके अलावा एल्कलाइन सॉइल होती है जिसका pH 8.5 से ज़्यादा होता है। इस तरीके से ब्लैक अल्कली सॉइल होती है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जब पहले तो सैलिनिटी क्या होती है हमको वो जानना है। इसके स्टेप हम लोग देख चुके हैं, सैलाइन, सोडिक, अल्कलाइन, सैलाइन सोडिक सॉइल। तो ये सारे पार्ट आपको जानने हैं। दूसरा ये है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है। तो सैलाइन बहुत ज़्यादा हो गया तो वाटर अवेलेबिलिटी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, आयंस बढ़ गए, तो वाटर जो है प्लांट अपटेक कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, और प्रेशर ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ड्रेनेज प्रॉब्लम हो जा रही है, यील्ड डिस्ट्रॉय हो जा रही है। मैनेजमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है लीचिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके से धुलाई करना कहते हैं ना। तो जैसे हम घर की धुलाई करते हैं तो मिट्टी के साथ जो पानी होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है और घर क्लीन हो जाता है। उसी तरीके से जब हम सरफेस को क्लीन करते हैं, जो कि हमारा एग्रीकल्चरल सॉइल है, उसको हमने पानी के साथ मिक्स किया और एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करा दिया, तो उसके साथ साथ सॉल्ट भी चले जाते हैं। तो ये काम हम करते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। उसके अलावा इरिगेशन टाइम टू टाइम आप मैनेज फॉर्म में कराओ, बहुत ओवर इरिगेशन ना दो, अंडर इरिगेशन ना दो, तो ये प्रॉब्लम ही जनरेट नहीं होती है। उसके अलावा अगर आ गया है सॉल्ट तो ऐसे क्रॉप चूज़ करो जो कि सॉल्ट टॉलरेंट हो। ड्रेनेज वगैरह को सही तरीके से मैनेज करो, अपने आप हो जाता है सही। रिक्लामेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, अगर सैलिनिटी आ गई है तो क्या क्या करना है। पहली बात तो ये चेक करना है कि कितनी सैलिनिटी आई है, उसको कैसे, क्या बेस्ट मेथड रहेगा उस हिसाब से। दूसरी चीज़ की इरिगेशन मैनेजमेंट है, जिसमें क्या है कि ओवर इरिगेशन देने से बच जाए। ओवर इरिगेशन देने से बचने का मेथड, आपने बहुत सारे इरिगेशन के मेथड पढ़े होंगे, जिसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन है और ड्रिप इरिगेशन है। ये सारे मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप में क्या होता है कि ज़मीन के अंदर छोटी छोटी सी पाइप्स लगा दी जाती हैं, बहुत पतली पतली पाइप्स होती हैं, और इसके एंड पे एक ओपनिंग होती है जो कि डायरेक्ट प्लांट रूट से कनेक्ट कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट प्लांट रूट को जितना पानी चाहिए होता है उतना मिलता है। एक्सेस वाटर होगा ही नहीं तो सैलिनिटी बढ़ेगी नहीं। मल्चिंग भी रिड्यूस करता है। लीचिंग मैंने आपको बता ही दिया कि पानी से धुलाई करना एक तरीके से, इसको हम बोलते हैं लीचिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चरल जो भी सरफेस है उसको पूरा ढेर सारा पानी डाल के उसको स्प्रेड करा देंगे, तो क्या होगा, सॉल्ट उसमें मिक्स हो जाएंगे, फिर सारे वाटर को खाली कर देंगे तो ड्रेन आउट हो जाएंगे। सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, जो भी क्रॉप हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी क्रॉप हैं जैसे कि बार्ले है और कोयना है, इस तरीके से कुछ कुछ टाइप के राइस हैं जो कि बहुत सारे हार्ड कंडीशन में भी ग्रो कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ हैं कि हार्ड कंडीशन में ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, कुछ होगा कि हार्ड कंडीशन में भी ग्रो कर पाएंगे। तो सॉल्ट कंडीशन में भी ग्रो कर पाने वाले क्रॉप्स हैं, ऐसे क्रॉप सेलेक्ट कर लो, ऐसे क्रॉप को ग्रो करो तो लॉस भी नहीं होगा। सॉइल अमेंडमेंट, सॉइल में चेंजेस कर दो। बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है तो एक अलग टाइप के मटेरियल मिला दो, जिप्सम मिला दो, ऑर्गेनिक मैटर मिला दो, तो चेंज कर दो सॉइल क्वालिटी में ही। तो
कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन अलग अलग पर्टिकुलर एरिया के लिए कितने एरिया को हमको सलाइन फ्री बनाना है तो अपने हिसाब से मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक क्रॉप है, मान लो कि सॉल्ट को अपटेक करती है, दूसरी क्रॉप होती है कि सॉल्ट को ट्रांसफ़र करती है। तो ऐसे क्रॉप चूज़ कर लो जो सॉल्ट को ही अपटेक कर लें, तो पता चला कि अब आपकी जो क्रॉप है वो सॉल्ट फ्री हो गई और जो पर्टिकुलर सॉइल है वो सॉल्ट से फ्री हो जाएगी। ड्रेनेज प्रॉपर, मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है सॉल्ट की वो ड्रेनेज की वजह से ही आती है। वाटर लॉगिंग हो गई अगर, तो सारा जो सॉल्ट है वो आ जाता है सरफेस पे और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वाटर लॉगिंग ना हो पाए, पानी बहुत ज़्यादा ना हो पाए, मोस्टली सॉल्ट तभी आता है। तो इसको रिमूव करने के लिए ड्रेनेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अवॉइड ओवर इरीगेशन, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पानी हार्मफुल है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी को कहीं इकट्ठा कर लो ताकि खेतों में ना जा पाए। उसके अलावा सॉइल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि कब पानी ज़्यादा हो रहा है, कब पानी कम हो रहा है, आपको पता ही नहीं, आपने सोचा कि पानी नहीं है, आपने पानी दे दिया जबकि पानी था पहले से। तो मॉनिटरिंग, मैपिंग, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट ले सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं सारे प्रोसेस के बारे में, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि सैलिनिटी क्या होती है, किस वजह से होती है, आप इरिगेशन पे इरिगेशन दिए जा रहे हो, आपको लग रहा है ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करेगी, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है फॉर नॉलेज पर्पस भी और फॉर फंड पर्पस भी। सस्टेनेबल लैंड यूज़ मैनेज कर सकते हैं आप लैंड रिसोर्सेज को। तो अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो प्रोसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो 2 लेक्चर में मोस्टली हम लोग यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब थैंक यू फॉर लिसनिंग।